प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ IMF कहता है कि अगर कर्जा चाहिए तो पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना होंगी, जो इनकी नई नवेली हुकूमत के लिए यकीनन एक खासा गैर मकबूल फैसला होगा। दूसरी तरफ अर्ली इलेक्शन का मुतालबा लेकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सड़कों पर हैं, जिसे अगर ठीक तरीके से हैंडल ना किया गया तो हालात ख़राब भी हो सकते हैं, जिसका इंदिया दिया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से खाना जंगी के इशारे दिए जा चुके हैं। सदर पाकिस्तान और गवर्नर्स भी आईनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आते और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पर ही सवालिया निशान लगा रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के मुझसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी सामने आ चुका है और जो तहरीक इंसाफ है 26 अप्रैल बरोज़ मंगल मुल्क के जो इलेक्शन कमीशन है तमाम हर जगह पर चारों सूबों में वहाँ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है 26 अप्रैल को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल करने के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की मंडियों में जगह बनाने और चीन के CPEC प्रोजेक्ट को बहाल करवाने के चैलेंज का सामना है, जबकि खारजी महाज पर न सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं बल्कि रशिया और चाइना के साथ भी मिलकर चलना होगा और सबसे बढ़कर मकबूजा कश्मीर के इशू पर भारत को भी आड़े हाथों लेना होगा। GSP प्लस स्टेटस और यूरोपीय मंडियों को भी काबू करना होगा और फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की तगोदो को भी जो है ना उसको भी देखना होगा। बिगड़ती मौसमी सूरत हाल को संभाला देने के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त अमरीका में हैं। IMF के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जहां IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने का तकाजा कर रहा है, वहीं पर टैक्स जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, इन पर भी $6 ट्रिलियन से बढ़ाकर $7 ट्रिलियन किए जाने का इम्कान है। बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल सब्सिडी के खात्मे के लिए क्या कहते हैं, ज़रा देखिए। There should be some targeted subsidy to the very poor because life has become very difficult, especially since the Ukraine war, and that just coming out of the COVID, we never had a respite, but nonetheless we can't afford to do the subsidies that we're doing, so we're going to have to curtail this. जबकि आज वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके दौर में ₹1 का मनसूबा भी मुल्क में शुरू नहीं हुआ, जबकि पहले से जारी CPEC और दीगर तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार कर दिए गए हैं। वो क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। इमरान हुकूमत ने CPEC के मंसूबे को तार तार करके रख दिया। हमारे 3 सालों में $29 अरब के मंसूबे मटीरियलाइज हुए। इमरान खान के 3.25 सालों में $1 का नया मंसूबा नहीं आया। चीन को बेहुदा किस्म के करप्शन के इल्जामात लगाए गए। चीन को नाराज किया गया ये कहकर के उसने महंगे कर्जे हमें दे दिए। नाजरीन, रवा माली साल के पहले 9 माह में जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसे तजारती खसारा बोलते हैं, ये $25 अरब से तजावुज़ कर चुका है और मुल्क के बैरूनी कर्ज़ों का हजम $83.9 अरब से तजावुज़ कर गया है, जबकि मुल्क के ज़खायर में $11 अरब पड़े हुए हैं। इनमें से $4 अरब चाइना के, $3 अरब सऊदी अरब के, $2.45 अरब UAE और $500 मिलियन कतर के हैं। जहां हमारी मईशत वेंटिलेटर पर हो और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात इंतशार और खाना जंगी का माहौल पैदा करने के लिए सड़कों पर हो, सदर और गवर्नर्स आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहाने बना रहे हों, वहाँ महंगाई कम करने, बेरोज़गारी का खात्मा करने, मुल्क की मईशत का पहिया चलाने और मुल्क की सलामती के लिए जिस तरह के सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, वो किस तरह लिए जा सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत इन सियासी और मुआशी और आइनी चैलेंजेस से निमटने के लिए बुनियादी तौर पर हंगामी फ़ैसले क्या कर सकती है और क्या करने चाहिए। मैं बात करूँगी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 26 अप्रैल को आप इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इमरान खान के लगाए हुए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब उनको लगा रहे थे उससे पहले वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते थे, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, आज इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करना शुरू हो गए हैं आप लोग।
अपने लगाए हुए? नहीं, देखें एहतजाज और मुजाहिरों का एक जवाब है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। बुनियादी तौर के ऊपर 2 हफ्ते हो गए हैं जो ज़मीर फरोश लूटे हैं, उनका रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, चाहे वो कौमी असम्बली से हो, चाहे वो पंजाब असम्बली से हो। अब पंजाब असम्बली के अंदर तो इनके वोट भी कास्ट करवा लिए गए। हमजा शहबाज का जो जाली वजारत आला का इंतखाब हुआ, उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो रही। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटे की वीडियो आ गई कि वो पैसों का लालच देकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको खरीद रहा है। 1 साल है केस चलता है, फैसला महफूज होता है, फैसला नहीं आता। दूसरी जानिब डस्का की रात सारी जाग कर नोटिस लेते हैं, 5 दिनों के अंदर जो है वो फैसले आ जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में आइन के मुताबिक अगर असम्बलियां तहलील हो जाएं, इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात की तैयारी में रहना है उन्होंने। आज अगर असम्बलियां तहलील हों, 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं, वो कहते हैं जी हमारी तैयारी नहीं, हमें 7 माह चाहिए, हमने डिलिमिटेशन नहीं की। तो सेंसस तो 2021 मई के अंदर मुकम्मल हो गया, सीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो है वो 6 महीने इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं की, वहां भी इन्होंने अपनी इनकैपेसिटी शो कर दी। तो बेशुमार ऐसे रीजंस हैं, जवाब हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर सॉलिड ग्राउंड ये सारी वजूहत एक तरफ, लेकिन आप लोगों पर जो इस वक्त प्रेशर है वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर है, जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त है कि 1 महीने में आप लोगों ने ये फैसला देना है। क्या आप इसी प्रेशर में आकर उनको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें किसी किस्म का हमारा प्रेशर नहीं है। तो हमें फॉरेन फंडिंग का आप 10 बार केस सुने, आप रोजाना की बुनियाद पे सुने, लेकिन उसके साथ आप पीपल्स पार्टी नून लीग का केस भी सुने। 2018 से स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के स्क्रूटनी कमेटी में केसेस शुरू हुए। पीटीआई की स्क्रूटनी तो मुकम्मल कर ली जाती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग की स्क्रूटनी में 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी फाल नहीं होती। जी एक मेंबर रिटायर हो गया तो उसको फाल किसने करना है? इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनाई, आपने फाल करना है। 1-1 महीने की तारीखें दे दी जाती हैं। कानून में कहां लिखा हुआ है कि सिर्फ पीटीआई ही की स्क्रूटनी होनी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आपने बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जस्टली, फेयरली, मुनसफाना अंदाज से आपने तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। आप पीटीआई की करें, हम ताउन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग की भी करें, इन केसेस का एक वक्त पे फैसला करें, इनके सब की स्क्रूटनी का जो नतायज हैं वो एक वक्त में सामने लेकर आए। मैं दावे से कहता हूं पीटीआई वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। हम इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे तो नहीं लेते, 30 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तान को सालाना भेजते हैं, वो पाकिस्तान की इस जमात को भी देते हैं। हमारे यहाँ पर अंदरूने मुल्क डोनर्स भी मौजूद हैं। इमरान खान से बड़ी डोनेशन इस मुल्क में आज तक किसने जमा की है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के मैदान में हो। हमने तो लूटमार, डाके, माफियाज को प्रमाण तो नहीं चढ़ाया। जो काम यहाँ पे जारी है कि आते साथ अपने आप को इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सब सामने आएगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की हो, नून लीग की फॉरेन फंडिंग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। आप लोग जो इदारों को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, आप लोग जो जलसे जुलूस ये जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत आप लोगों के प्रेशर में आ रही है? वो तो बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं कर रहे हैं। वो लोग वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो आइंदा इंतखाबात है वो वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उनकी अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि 7 महीने से पहले इलेक्शंस करवा सकें। शाजिया, बात यह है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात अगर असम्बलियां तहलील हो, लिहाजा 7 माह का तो जवाब ही नहीं रहता। जहां तक रहेगी बात इस हुकूमत की, अभी असम्बली कौन सी तहलील मैंडेट ही नहीं है। आप केपी के असम्बली तहलील करें। सुन ले, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अगर असम्बलियां तहलील हो जाती या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे बरक्स आता तो इलेक्शन कमीशन ये जवाब नहीं दे सकता था कि मेरी तैयारी नहीं है। वो आइन के मुताबिक पाबंद है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जहां तक रह गई इस हुकूमत की बात, इस हुकूमत का कोई कानूनी जवाब नहीं है। हमारे पास 156 सीटें थी और बाकी हमारे इत्तेहादी थे। हमें पता है हमने 3.5 साल कैसे हुकूमत में गुजारे हैं। ये 80 सीटों वाला वजीर आजम जो है, ये सारी वजीर बन गए, सारी जमातों के कैबिनेट में आ गए। ये तो मुल्क को लूट के खा जाएंगे, मुल्क को बेच देंगे पकड़ के। एक एक पाई पाकिस्तानी की आगे कर्ज में डूबी हुई है, 30 साल से इन्हीं को भुगता है और नुकसान करके जाएंगे।
इनका कौन सा कोई लिजिटिमेसी है इनके पास, मुझे आप ये बता दें। आप देखिए ना, बिजली का बहरान इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आपका जो तेल का इंपोर्ट बिल है वो इतना बढ़ चुका है, ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ये तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इनको आए हुए, ये जितने भी बहरान है, चैलेंजेस हैं आप लोगों के। आप देखें बिजली की लोड शेडिंग कितनी ज्यादा हो रही है, 10-10, 12-12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये भी नून लीग का कसूर है? अभी देखें, मैं आपको अर्ज करता चलूं, ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी साजिश के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम बैरूनी साजिश साबित का हुई है, ये बता दें। जिम्मेदार ये नून लीग है, ये शहबाज शरीफ कह चुके बैरूनी साजिश नहीं हुई, कहीं जिक्र नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास एक दिन पहले हुआ, एक मिनट देखें उसमें क्या चीज साबित हुई, मुझे आप ये बताएं। चलें, आप मेरे से अलावा जब नेक्स्ट आप कोई भी हुकूमत से आएगा आप उनसे सवाल पूछें। ये तो कहते थे खत जाली है, ये तो फॉरेन ऑफिस में बना हुआ है, ये तो एम्बेसडर की अपनी ज़हनी इख्तरा है। ये तीनों चीजें माइनस नफी हो गई। खत भी हकीकी, उसमें अदम एतमाद का जिक्र भी मौजूद है, उसमें मुदाखलत का वर्ड भी आपने कह दिया जी नहीं ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत हुई है। तो मुदाखलत कब होती है? जब कोई साजिश होती है, कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी होती है तो मुदाखलत होती है ना। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आजाद तहकीकाती कमीशन हो, ओपन हेयरिंग हो, उस खत के तमाम मुजम्मरात सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। बार बार जिक्र किया गया है कि इमरान खान की अदम एतमाद की कामयाबी हो गई तो पाकिस्तान को सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यानी पता था कि कौन हुकूमत में आएगा, अगर कामयाब नहीं होगी तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है। इस हुकूमत को इस तरीके से खत्म राना सनाउल्लाह समेत मेरा नून लीग के उन तमाम लोगों को चैलेंज है जो ये डिनाइल करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। आगे राना सनाउल्लाह ने कौमी सलामती कमेटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने एम्बेसडर के मुतालिक उन्होंने कहा शाह महमूद ने खुद बनाया फॉरेन ऑफिस में। तो किसी अलामिये में क्यों नहीं लिखा? लिख देते अगर शाह महमूद ने बनाया था ये लेटर। लिखा है किसी जगह पे शाह महमूद ने बनाया ये लेटर? कौमी सलामती का फोरम एक हाईएस्ट फोरम है, पाक फौज के तीनों सरबराहान उसके ऊपर मौजूद होते हैं। ये किस किस्म के लोग आके किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, इतने बड़े फोरम्स को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। उस फोरम ने तो पहले अलामिये की तौसीक की है जिसमें लिखा गया है कि डिमार्च करें। डिमार्च कब किया जाता है? उसी वक्त किया जाता है जब कोई ऐसा काम होता है जो गैर सफारती होता है, जो आपके मुल्क के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की गई है, रजीम चेंज के हवाले से की गई है। अमेरिका ने तो साजिश तो उस वक्त मालूम हो जाएगी जब पता चल जाएगा कि अमेरिकन एम्बेसडर्स में कौन मिलते हैं। नवाज शरीफ ने साजिश की है, कभी कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि अदम एतमाद आ जाए, मैं तो दुआ करता था अदम एतमाद आ जाए। सुन लें, चलें देखें बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है। मामला सिंपल ये है कि इन्होंने सहूलतकारों का, मीर जाफरों का, मीर सादिकों का किरदार अदा किया है, मोहरे बने रहे। ये लेटर क्यों नहीं देखा शहबाज शरीफ ने? जब स्पीकर ने इनको कहा कि ये लेटर मेरे पास आ गया, अपोजिशन लीडर देख सकते हैं। कौमी असम्बली की कौमी सलामती की कमेटी बुलाई गई, सब MNAs को दावत दी गई, ये बाइकआउट करके भाग गए। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इनको खत का खुद पता था, इनको पता था ये किस किस्म की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है, ये जितना इसके ऊपर तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे, जितना डिले करेंगे, उतने ये मसाइल खड़े करेंगे। खत्म हुई है, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक नहीं थे इसलिए खत्म हुई आप लोगों की। फवाद चौधरी बरमला इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो हम आज हुकूमत में होते। नहीं देखें, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें भी समझा दें, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो? चले मुझे आप सिंपल ये बता दें कि आज एक विद इन वीक्स जो है वो MNAs के ज़मीर भी जाग जाते हैं, 3.5 साल उनके ज़मीर नहीं जागते, और इत्तेहादियों के ज़मीर भी जाग जाते हैं। और बाप पार्टी का सबसे पहले हुए ही नहीं ना, उन्होंने तो वोट ही नहीं दिए। तो नहीं चले उन्होंने वोट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने माहौल तो बनाया ना लोटा करेसी का, जमीर फरोशी का। क्या वो जायज है? पाकिस्तान की सियासत में हम जायज कर दें उसको? इसका मतलब यह है कि जमहूरियत की तो और जमहूर की और वोट को इज्जत देने की तो वैल्यू खत्म हो गई ना। फिर आप जो है वो जिसके पास लूट मार होगी, जो जितना बड़ा डाकू होगा, नून लीग के लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले, बुज़दार साहब से मिले, और आप लोग जब ये दावा करते थे कि नून लीग के 20 लोग हमारे साथ हैं, नून लीग के इतने लोग हमारे साथ हैं, फलां हमारे साथ है, वो सब ठीक था, वो सब जायज था। अगर वो लोग आप लोगों के साथ आ जाते वो सब हलाल हो जाना था। नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारे पास 4 हुकूमतें थी। हमने वफाक, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, इसके अलावा GB कश्मीर की भी हुकूमतें हमारे पास थी।
हमारे पास को पैसे इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम था, लेकिन हमने गैर अखलाकी काम नहीं किया, गैर जमहूरी काम हमने नहीं किया। ये इतने जमीर जागे थे, ये रिजाइन करते असेंबलियों से, रिजाइन करके अवाम में जाते, वो नहीं गए। आप देख नहीं थे पब्लिक का मूड क्या है। पेशावर देखें, कराची देखें, लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को देखें, हर पाकिस्तानी सड़क के ऊपर है। हर पाकिस्तानी ये महसूस कर रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को जो है वो साजिश के जरिए निकाला गया है, हमारे गले में जबरदस्ती गुलामी का टोक डाला जा रहा है। आप लोग पहले हल करते हैं, आप लोग तो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे कि वो अलग ग्रुप है। नहीं 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 नहीं, जब तक वो अलग नहीं हुए आप लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो अलग ग्रुप है। आप हमेशा कहते थे तहरीक इंसाफ का हिस्सा है वो। सुन ले, देखें हमने कोशिश की कि हम कैरी करें इन लोगों को, लेकिन हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि वो लोग जो कि अपना ज़मीर बेचने के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए, मुल्की मुफाद का भी सौदाबाजी कर सकते हैं, उनके साथ उनको कैरी करना आगे फर्दर मुमकिन नहीं है। अलीम खान ने भी यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना इमरान खान साहब ने, क्या जहांगीर तरीन ने भी सौदेबाजी की है? सुन ले तो आप ये बताएं मुझे, आप सिंपल ये बता दें, जिनको एटीएम कहते थे, जिनको चीनी चोर कहते थे, जिनको आटा चोर कहते थे, अगर वो आज राइट लेफ्ट पे बैठे हैं तो वो क्या किसी डील के बगैर बैठ गए? क्या वो रातों रात जो है वो बड़े हीरो बन गए? वो काबिल कबूल हो गए? शेख रशीद उनके बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल हो रही थी, इमरान खान साहब के लिए चपड़ासी होते थे, वो कहते थे मैं तो इसको कभी अपना चपड़ासी भी ना रखूं, तो उन्होंने उन्हें अपना वजीर दाखिला बनाया। तो नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी लड़ाई है वो एक बड़े चोरों के साथ लड़ाई है। जब शेख रशीद शामिल हो गए हमारे साथ, शेख रशीद 2013 ऑनवर्ड से हमारे साथ हैं, उसके बाद कभी हमने ये बात नहीं की। ये तो एक दूसरे के साथ ये पिछले 3 साल के आप बयान उठा लें, ये एक रात मिलते थे, अगली सुबह लड़ पड़ते थे, फिर हफ्ते बाद सुलह होती थी, फिर लड़ पड़ते थे। कोई एक बयान के ऊपर कायम हो जाए ना। अगर हमने किसी के बारे में बयान दिया, हमारा इत्तेहादी बन गया, हमने उसको कैरी किया, हमने उसके बाद वो बात नहीं की, लेकिन ये तो बार बार उस चीज को दोहराते रहे हैं। मुझे आप ये बताएं ना, तो फिर इनके पल्ले क्या रह जाता है? वैसे भी ये चूचू का मुरब्बा है, ये इत्तेहाद नहीं चल सकता। जब हम फिल फॉर इंतखाबात की बात करते हैं, को अपने मुफाद की बात नहीं करते। सही। हम कहते हैं कि कोई अवाम की हुकूमत आए, अवाम का वजीर आजम आए, अवाम का वजीर आला आए। ये तो लग रहा है कि आप सिनेमा में बैठ के कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें आपके सामने ये किरदार चल रहे हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ना इनको को सीरियस ले रहा है, ना इनको को संजीदा ले रहा है, ना कोई बैरून मुल्क इनको को संजीदा ले रहा है। सबको पता है कि ये एक गुलाम हुकूमत है जो डू मोर के तहत आई है, डू मोर के तहत काम करते रहेंगे। और इन्होंने क्या करना है? बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, हुकूमत तो ज़ाहिर है बहुत से मसाइल के साथ इन्होंने हुकूमत संभाली है, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और बाकी जमातों ने, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की हुकूमत एक प्रेशर बिल्ड कर रही है जलसों जुलूसों के जरिए, और अब उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी मार्च करेंगे, लोग उनकी कॉल का इंतजार करें। 26 अप्रैल को वो इलेक्शन कमीशन के मुल्क के जहां भी चारों सूबों में जो दफातर हैं उनके बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या ये प्रेशराइज करने के जो तरीके हैं, क्या ये जल्दी इलेक्शन करवा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। आपके सवाल पे आने से पहले मैं आज थोड़ा सा दुखी हूँ और 2-4 जुमलों में दुख का इजहार करना चाहता हूँ कि अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ये मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। आपने मरकज़ में देखा कि कैसे सिंध हाउस सजा, आपने मरकज़ में देखा कि कैसे ओहदे और बाकी चीज़ों के लालच, टिकटों के लालच और मुबैना तौर पर क्या कुछ देकर हुकूमत बदली। आप पंजाब में देख लें, छीना ग्रुप, अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप, और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है।
इसके साथ आज़ाद, आज मुझे बड़ी स्टोरियां, आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो बदली है कि यानी अजीबो गरीब स्टोरियां हैं कि एक मुबैना तौर पर पार्टी फंड में कितने पैसे दिए गए और मुबैना तौर पर एक साबिक वज़ीर ने कितने पैसे पकड़े और मुबैना तौर पर वहाँ के अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली जो हैं वो किन किन होटलों में रहे और उनको कितने पैसे मुबैना तौर पर दिए गए और किस तरह नियाज़ी साहब गए और इलियास तनवीर आए। यानी शर्म आती है खुदा की कसम के मिस्र का बाज़ार है, मंडी है, हम इंसान नहीं हैं, बिकने वाले लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं। आइन मौजूद, अदालतें मौजूद, इलेक्शन कमीशन मौजूद, मुल्क मौजूद, ये कौम मौजूद और नारे मौजूद और पार्लियामेंट मुकद्दस, वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती और हम कीमत क्या है? किसी की टिकट, किसी की वजारत, किसी का पैसा। और ये हम हैं यहाँ। यानी क्या हम ना इखलाकियात, ना असूल, ना मंतक। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि शहबाज हुकूमत, अब वो आपको याद है, मुझे भी याद है कि वो कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है इमरान खान की और सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट किया है, ये असम्बली धांधली ज़दा है, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ झुरलू ज़दा हैं। हालांकि वो इसमें बैठे रहे, तनख्वाहें मरात लेते रहे, इसको साइड पे रखें, इसको भी साइड पे रखें कि बाप वजीर आजम जमानत पर, बेटा वजीर आजम 2014 में इसी असेंबली को जाली कितने सिलेक्टेड पीटीआई वाले कहते थे मरात भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। हाँ, और नहीं, और इसको छोड़ दें कि कितने वुज़रा, कितने वफाकी वुज़रा जमानत पे, इसको भी छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि अब वही वो जो सिलेक्टेड और वो जो जाली मैंडेट था उससे शहबाज शरीफ इलेक्टेड हो चुके हैं, तो इस पे भी मुबारक देनी चाहिए। हमज़ा भी इलेक्टेड हो चुके हैं, उस पे भी मुबारक देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस असम्बली पार्लियामेंट जिसको हमें कहा जाता है कि इसको सलाम ठोका करें आते जाते, ये मुकद्दस है, उसका इमरान खान निकलने के बाद, इमरान खान की पार्टी निकलने के बाद सब 11 पार्टियां हुकूमत में हैं। अब अपोजिशन लीडर हुसैन इलाही साहब को बनाया, वो है मेरे ख्याल से काफ लीग के। काफ लीग के हैं 4-5 मेंबर, जिसमें 2 चले गए इमरान खान साहब के, बाकी 3 में सालक साहब और चीमा साहब वजीर बन गए, एक बाकी बचा तो उसको अपोजिशन लीडर बना दिया। तो इसकी अखलाकी वैल्यू आप देख लें। अब आ जाएं इस पे, कल भी गलत था, मैं इसके हक में था कि सड़कों पर आकर इhtजाज करके, जलाओ घिराव करके हुकूमत गिराना कल भी गलत है और आज भी गलत है। लेकिन जो कल सिलेक्टेड थे कहते थे आज वो इम्पोर्टेड हो गए हैं। अब हुण वो मैंने एक दिन पूछा था उनसे कि हुण आराम जे, हुण ठंड पै गई जे, अब आप इम्पोर्टेड हो गए हैं, अब आप आलाकार हो गए हैं। तो ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस पूरे चीज़ों का जो कुछ भी हुआ है, मैं उस बहस में जाए बगैर कहना चाहता हूं कि इसका वाहिद हल है, एक तो वो जो लेटर गेट है उसका सुप्रीम कोर्ट जो है कोई कमीशन बनाए और उसका हमें दूध का दूध, पानी का पानी करके दे। मान लिया कि अस्करी ज़राए ने जो कहा उसमें साजिश कोई नहीं है, मान लिया कि DGSPR ने भी ब्रीफ कर दिया कि साजिश इसमें नहीं है, मान लिया पहली कौमी सलामती कौंसिल के इजलास हुआ उसमें भी साजिश नहीं है, मान लिया दूसरी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास था उसमें भी साजिश नहीं है, एलामिये में साजिश नहीं है। लेकिन ये कौम तकसीम हो गई है, ये नफरत बढ़ती जा रही है, हम खौफनाक तसादम की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई मार कुटाई की तरफ जा रहे हैं, हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो वो किया जाए, कमीशन बनाया जाए और उसकी लाइव कवरेज की जाए ताकि इमरान खान साहब का आखिरी जो है मुतालबा वो भी पूरा हो। दूसरी बात ये फ्रेश इलेक्शन, नए इलेक्शन, नए इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 7 महीनों से पहले, 8 महीनों से पहले नहीं हो सकते। 7-8 महीने से पहले इलेक्शन कमीशन साहब को मैं सलाम ठोक के कहता हूं, उनका क्या कहना है। डस का फ़ौरन आ जाता है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो वीडियो पे तारीख पे तारीख आ जाती है। क्या कहा जाए, ममनुआ फंडिंग्स 8 साल से पड़ा हुआ था, इलेक्शन पिंग पोंग बना हुआ था, इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनसे फैसला नहीं हुआ, हमसे तनख्वाहें लेते रहे, हमारे पैसों से मौजे करते रहे, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पाते। अब अगर 6-7-8 महीने के बाद आप इलेक्शन करवाते हैं तो आप 6-7-8 महीने तक क्या करेंगे?
जलसे जुलूस होते रहेंगे, इज्तिजाज होते रहेंगे, तो इस हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? ये सड़कों पे लोग निकलते रहेंगे, इस हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? डेफिनेटली पड़ेगा। उसकी वजह एक इखलाकी उनका जवाज कोई नहीं बनता कि इस असम्बली से, जो जाली असम्बली, उससे उनका रहना। दूसरा, जब अपोजिशन निकल जाती है तो उसका कोई जवाज नहीं बनता। चलो इन दोनों को भी छोड़ दें कि हर अपोजिशन निकल जाएगी और कहेगी कि अगले इलेक्शन करो, नहीं करो। लेकिन तीसरी बात यह है कि हमारे मसाइल क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी तौर पर सियासी अदम इस्तेकाम और बैरूनी तन्हाई। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम अब कंटिन्यू हुए। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि एक अनथक और मुस्तकिल मिजाज जो इमरान खान जो बेस्ट अपोजिशन कर सकता है, वो अलहदा बात है कि साबित हुआ कि हुक्मरान अच्छा नहीं रहा, लेकिन बेस्ट अपोजिशन। तो क्या होगा? आप कोई दुनिया का बंदा जो है वो इन हालात में इधर सरमायाकारी करेगा? नहीं करेगा। मईशत क्या करेंगे? IMF के साथ जो शर्मनाक मुआहदा हुआ है, जिस पे इस हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए, उस पर क्या करेंगे? इस मुल्क को ज़रूरत है आप अपोजिशन करे, हुकूमत करे, लेकिन एक मुस्तहकम अंदरूनी तौर पर हालात और मिलकर एफर्ट चाहिए। वो नहीं होगी। हम डे बाय डे नीचे जाएंगे। और हुकूमत क्या करेगी? गंजी नाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? करना, बहुत EVM को खत्म करना। इसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। उनका अभी हुकूमत में आने का मकसद ही है कि वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाए बगैर अगले इलेक्शंस नहीं हो सकते। कर लें, कितना अरसा लगता है? हाँ। असेंबली में वो खुद बैठे हुए हैं। पंजाब में उनकी अब मेजॉरिटी हो गई है, सिंध उनके साथ है, बलूचिस्तान उनके साथ है। प्लीज़ बजाय इसके कि आप साथ साथ तोशा खाना भी इमरान खान का निकालें, इमरान खान दौर की अगर कोई करप्शन है वो भी निकालें, आप फरागोगी तक भी पहुँचे, आप बुज़दार साहब की जो मुबैना करप्शन है उस तक भी पहुँचे, आप एहसन जमील गुज्जर साहब तक भी पहुँचे, आप पंजाब में जो तकर्रियाँ हुई उन पे पहुँचे, जो स्कैंडल है उन पे भी बात करें। मगर आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? मेन मकसद होना चाहिए आप जल्दी जल्दी जो इंतखाबी इस्लाहत आपकी मन मर्जी की हैं कर लें, जो आप EVM से जान छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा लें, लेकिन आप एक इंतखाबात की तरफ बढ़ें। ये ज़हन में रखिएगा, ये जितने भी दिन खींचेंगे इसके, ये बगैर इंजन के जो ट्रेन एक लुढ़कती जा रही है एक साइड पे, इसका आखिरी हल इंतखाबात है। और इंतखाबात करवाने से पहले खुदा ना खास्ता कोई झगड़ा ना कर लें। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो मार्च है ये 2014 की तरफ धरने में बदल सकता है? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक अच्छी बात उन्होंने जो की है वो उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ उनके। मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है, मेरा ये दिल से अंदर है कि हमारे जो अदलिया है, हमारी जो फ़ौज है वो मैं भी उन पर तनकीद करता हूँ, मुझे भी हक़ है तनकीद करने का, मगर मजबूत अदलिया, मजबूत फ़ौज बहुत ज़रूरी है, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज। और इमरान खान साहब ने एक अच्छा किया कि अभी तक कहा कि हम टकराव की तरफ नहीं जाएंगे, पुरअमन सियासत करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलें, और इमरान खान उतना अहम नहीं जितना फ़ौज अहम है। ये PDM हुकूमत, कोई भी हुकूमत से निकलने के बाद हमने एतराज़ किया कि इमरान खान के जलसों में जो नारे लग रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे, लेकिन ये कोई भी हुकूमत में निकलने के बाद किसी हमारे सियासतदान ने इस तरह का स्टैंड नहीं लिया। के खिलाफ एतराफ़ किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत कितने जोरों शोर से उस केस को आगे लेकर चल रही थी और कह रहे थे मेरिट पर है केस, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, कोई जाती मसला नहीं है। अब उन्हें लगता है कि वो उनकी गलती थी, फरोग नसीम साहब इन पर डाल रहे हैं, इमरान खान साहब उन पर डाल रहे हैं। वो इमरान खान साहब की अपना एक मौक़िफ़ है कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई गलती नहीं थी, कोई जज एहतसाब से बालातर नहीं होता, कोई सियासतदान एहतसाब से बालातर नहीं होता। और जो अगर किसी के आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं इस मुल्क में
कि आप अपने बीवी और बच्चों के असासों के भी जिम्मेदार हैं, तो फिर सारों को होना चाहिए, वरना सारों को नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली वो उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, बाकी जो गलतियां मानी कि जिसमें नवाज शरीफ को जाने देना एक ब्लंडर था, जिसमें उन्होंने कहा कि टिकटें मैंने गलत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे पता चला हुकूमत किस तरह, वो उनका जाने और काम जाने। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि मुल्क मुस्तहकम हो। दूसरी बात जो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? इस हुकूमत का सबसे बड़ा टेस्ट ये नहीं है कि वो इनके करप्शन के मामलात निकाले और इनको जेलों में डाले। ये करें, आप करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू करें, हर एक ने किया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला है गवर्नेंस, परफॉर्मेंस। बिल्कुल। जो ये तनकीद करते थे इमरान खान साहब पे, अब डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि डॉलर को, महंगाई को, IMF को पता शायद नहीं चला कि अहल हुकूमत आ चुकी है, नहल हुकूमत जा चुकी है, और वो शायद उनके ज़हन में नहीं आया। मुफ्ता इस्माइल साहब ने अमेरिका में बैठ के क्या कहा इमरान खान के बारे में? ये कल की अपोजिशन क्या कहती थी? ये इमरान खान कैसा आदमी है? बैरून मुल्क फोरम्स पे भी हमें कहता है करप्ट है, फलाना है, ये है, अमेरिका, चीन, मलेशिया, सऊदी अरब, सब जगह मार। तो मिफ्ता साहब ने क्या किया? वहां से कंटिन्यू ना करें जहां से इमरान खान ने छोड़ा है। सही। देखिए, वहां से कंटिन्यू करने का आज इमरान खान साहब कहां बैठे हुए हैं, तो लिहाजा आप ना करें। गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, फ्रेश इंतखाबात, लेटर गेट की अदालती कमीशन, आगे बढ़ें, मुल्क को आगे ले जाएं, तकसीम ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशियात आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। आबिद साहब, मौजूदा नई हुकूमत के लिए मुआशी सूरत हाल ज़ाहिर है अच्छी नहीं है। 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग है। आपका तिजारती खसारा 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। फिर यहाँ गैस की कमी है, फर्नेस ऑयल नहीं है, फिर कारखाने जिनको आपने पेमेंट्स नहीं की हैं वो कारखाने बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिजली है उसकी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। इमीडिएटली इस हुकूमत को इस मईशत को संभालने के लिए कौन से इक़दाम करने होंगे हंगामी तौर पर कि ये सब मसाइल कुछ हद तक हल हो सकें? देखिए, पहला जो एक इमीडिएट एक्शन है वो तो हुकूमत ले चुकी। मुफ्ता इस्माइल साहब और डॉक्टर आयशा पाशा, वो दोनों इस वक्त वाशिंगटन DC में है और IMF का प्रोग्राम जो है उसको रिवाइव करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक साइड पे फौरी कदम लेने की ज़रूरत है, वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत क्लियर सिग्नल है जो कि शहबाज शरीफ साहब को देना है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी मियाद वो क्या देख रहे हैं, क्या वो असेंबली का टर्नओवर पूरा करेंगे या वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के बाद अर्ली इलेक्शंस में जाएंगे। क्योंकि ये एक वाहिद नुक्ता है जो कि IMF के प्रोग्राम की बहाली में बहुत पाविटल साबित होगा। IMF को बहुत क्लैरिटी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम निगोशिएट किया जा रहा है इस वक्त, जिसका रिवाइवल, क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है ये 15 महीनों में उसको पूरा करेगी या इसकी जगह कोई इंटरिम केयरटेकर सेटअप आएगा या अगले इलेक्शन अब देखिए ना, जब पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म होगी, ये IMF का मुतालबा है, ये भी बोझ पड़ेगा एक आम बंदे पर। फिर जो कारोबारी तबके को टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिससे फ़ायदा उठा रहा था कारोबारी तबका, वो ख़त्म होंगे तो कारोबारी मसाइल आएंगे। तो जब यहाँ पर आपकी पैदावार ही नहीं होगी, यहाँ पर सनतें नहीं चलेंगी, आप सब्सिडीज़ वापस ले लेंगे, आप वो एमनेस्टी ख़त्म कर देंगे, तो फिर जो ज़ाहिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक जो गैप की बात करते हैं वो तो फिल नहीं होगा। देखिए, सब्सिडी जो है वो अभी भी बरकरार रखी जा सकती है अगर हम टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ चले जाएं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स जो हैं उनके लिए अगर सब्सिडी हुकूमत लेके आना चाहे तो वो उसका पूरा प्लान तैयार पड़ा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है, डाटाबेस में से आप देख सकते हैं कि कौन से अफराद अहल हैं। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास डाटा है मोटर बाइकर्स का या जो रिक्शा और चिंची ओनर्स का, उसको ट्रायंगुलेट करके देखा जा सकता है कौन से अफराद मुस्तहक हैं उन मालिकान में से, उनको कोई कैश सपोर्ट जो है वो दी जा सकती है। तो जो आपकी इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी है
उसको तो जाने जाना है, लेकिन उसकी जगह टारगेटेड सब्सिडी जो है वो कैसे लाई जा सकती है, उस पर हुकूमत को थोड़ा सा इनोवेटिव होकर काम करना होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पिछली हुकूमत में ऑलरेडी उस पर काम किया पड़ा है, जो कि ये हुकूमत उससे फ़ायदा उठा सकती है। तो IMF जो है वो टारगेटेड सब्सिडी देने से नहीं रोकेगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो देना पॉसिबल नहीं होगा। एक तो हुकूमत के अपने फिस्कल डेफिसिट उससे बढ़ रहे हैं, दूसरा ये है कि जैसा लेकिन एक बात तो तय है ना कि IMF के साथ मुआहदे के नतीजे में हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि महंगाई कम होगी तो वो गलत बयानी कर रहा होगा। खा वो ट्रायरी बेंचेस हो या वो अपोजिशन हो, महंगाई इस पर कम नहीं की जा सकती है। जब ये नारा एक महीना पहले लगा रही थी मौजूदा हुकूमत, जो कि अब अपोजिशन में है, तो तब भी गलत था। और अगर वो हुकूमत में आने के बाद ये कहे, या इस वक्त PTI जो कि अपोजिशन में बैठी है वो कहे कि वो आएंगे और वो आके महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त उनका ट्रेंड बिल्कुल उल्टा जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त टोटल इंपोर्ट बिल को देखें तो जो फ्यूल का इंपोर्ट बिल है वो दुगना हो गया है पिछले साल से, यानी वॉल्यूम पिछले 9 महीनों का $15 बिलियन हो चुका है जी। और वो पिछले साल 7.5 बिलियन था, तो उसका वॉल्यूम वही है, लेकिन उसकी जो कीमत जब पूरी दुनिया में बढ़ गई है, डबल हो गई है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। इसी तरीके से आज ही जो इंडोनेशियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि 28 अप्रैल से वो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर रहे होंगे, तो उससे जो एकदम से खुर्दनी तेल की कीमतों में जो इजाफा होगा और जो उसकी शॉर्टेज होगी वो भी अलहदा है, जो कि आपको देखने में मिलेगा 1 महीने बाद। तो ये जो रशिया यूक्रेन वार के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो कि मार्च में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, मैंने भी इस पर लिखा था कि ये 1 महीने के तातुल के बाद अनफोल्ड हो रहे होंगे, तो वो इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं। और पूरी दुनिया की मईशत जो है वो एक किस्म के डॉलर कैसे कंट्रोल हो सकता है? डॉलर की कीमत तो मुसलसल ऊपर चढ़ रही है। हम उन पहली हुकूमत पर तो तनकीद करते थे जी, और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कीमत को आप सिर्फ एक ही तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है स्टेट बैंक को अपना शरह सूद का बढ़ाना। उससे मांग में थोड़ी कमी आएगी और थोड़ा सा डॉलर में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन अदरवाइज जो इस वक्त इम्पोर्ट्स बिल को पे करना है, उनको पे करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और इम्पोर्ट्स को भी कम करने की जरूरत है। जी, इम्पोर्ट्स जो है वो तभी कम होंगी जब आपका जैसा कि मैंने कहा कि जो पेट्रोलियम सब्सिडीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, जब वो वापस ली जाएंगी तो जाहिर है कि वो उसकी कंजम्पशन जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो बढ़ता है तो हर कोई अपने घर की फालतू बत्तियां जो है उनको बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो कीमतें बढ़ने से फालतू बत्तियां आप जितनी मर्जी बुझा दें, जब बिजली महंगी होती जाएगी तो फालतू बत्तियां आप जलाएं ना, क्या फर्क पड़ता है फिर? हम फालतू बत्तियां बुझाते रहे, पता चलता है 2 दिन के बाद बिजली महंगी हो जाती है, तो जहां से बचाते हैं उधर से पूरा हो जाता है। जी, उसमें कंजम्पशन में थोड़ी सी कमी आती है। कंजम्पशन है जो कि इस वक्त आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा रही है, तो जाहिर है कि जितनी आपकी कंजम्पशन कम होगी उतना आप प्रोपोर्शनली कह सकते हैं कि इंपोर्ट्स में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन जो इंपोर्ट्स की इस वक्त वो प्राइस बढ़ती जा रही है उसका इम्पैक्ट बहरहाल आएगा। और ये तो IMF से मुआहदे के नतीजे में फौरी रिलीफ का कोई इम्कान है? फौरी रिलीफ उसमें सिर्फ यही मिल सकता है जो टारगेटेड सब्सिडीज की शक्ल में हुकूमत नेगोशिएट कर ले। बाकी उसमें एनर्जी सेक्टर डेट का खात्मा करना होगा। वो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ेगा, उसमें रिलीफ पैकेज रोल बैक करना होगा, जिसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल डीजल जो है इसकी कीमत में इजाफा होगा, मट्टी के तेल की कीमत में इजाफा होगा। तो उससे फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन टारगेटेड सब्सिडीज जो है वो जरूर दी जा सकती है। लेकिन एक बात है कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमारी मैशियत नहीं चल सकती। आप देखें ना, ये जो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, नून लीग की हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, ये लोग तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते थे, लेकिन एक बात हम सब लोगों को ये रियलाइज़ हो चुकी है कि ये सिर्फ अपनी ऑपोजिशन की सियासी जो कहना चाहिए दुकान चमकाने के लिए तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि IMF के बगैर आपकी मैशियत नहीं चल सकती। जी, ये सिर्फ PMLN या पीपल्स पार्टी ही नहीं, ये सारी जब भी हमारी पोलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में जाती हैं उनका बयानिया मुख्तलिफ हो जाता है। जब वो हुकूमत में आती हैं हाँ। तो वो वही काम कर रही होती हैं जिसकी वो मुखालफत कर रही होती थी। तो हमें गोइंग फॉरवर्ड अगले इलेक्शन के बाद जो भी इन 3 बड़ी पार्टियों में से कोई एक पार्टी होगी जो कि वफाक में हुकूमत बना रही होगी, तो इस वक्त ये इन तीनों के मुफाद में है कि वो मईशत पे सियासत करने की बजाय मईशत पे सर जोड़ के बैठें और कोई एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करें जिसपे कि
कोई भी पार्टी हुकूमत में आए कल को इलेक्शन के बाद, इस वक्त स्टेट बैंक रिजर्व्स बढ़ाने की भी जरूरत है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्टेट बैंक रिजर्व जो है वो आपके 3 तरह से बढ़ते हैं, या तो आपके पास एक्सपोर्ट जो है उनकी आ रही हो, रिसीट्स आ रही हो, या आपके पास रेमिटेंसेस आ रही हो, ये दोनों तकरीबन अपने सैचुरेशन पे पहुंची हुई हैं। तीसरा जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो उस वक्त तक नहीं आती है जब तक कि आपके यहाँ पे सियासी तौर पे इस्तेहकाम ना हो। और चौथा जो है वो कर्ज़ों से होता है, और वो कर्जे लेने की ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत भी कोशिश कर रही है, वो IMF के पास भी जा रही है। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे होंगे, वहाँ पे डिपॉजिट्स के रोल ओवर की बात करेंगे, फिर वो चाइना जाएंगे, वहाँ पे रोल ओवर की बात करेंगे। तो कर्ज़ों से तो उसका जो है डिपॉजिट्स बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके इंडिजिनस नॉन लोन डिपॉजिट्स हैं वो तभी बढ़ेंगे जबकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ LNG के मुआहदे जो साबका हुकूमत ने की, उस पर भी नजरसानी, उसको भी रीडू करने की ज़रूरत है। देखिए LNG जो है ना, इस वक्त जो मौजूदा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्राइसिस है, उसमें आप मुआहदों को नहीं छेड़ना ही हमारे हक में है, क्योंकि वो मुआहदे बहुत कम कीमत पे हुए। हम देख रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म मुआहदे जो हैं उन पे भी जो गनोवर और जो इटालियन कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, चूँकि वो मुआहदे $6-7 MMBTU पे थे, जो इस वक्त हुकूमत को लेना पड़ रहा है वो तकरीबन $27 से $30 MMBTU है। तो उसको ना ही छेड़े तो बेहतर है। सिर्फ हमें उनको इन्फोर्स करवाना होगा कि जो हमने रेट लॉक किए थे लॉन्ग टर्म डिलीवरीज के लिए, वो डिलीवरीज हमें मिल जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में गैस की शॉर्टेज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुआशियात डॉक्टर सुलहरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।